स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? ऑल गुड। चलो आज शुरू करते हैं आपकी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, उसका पार्ट नंबर 2। ठीक है, पार्ट नंबर 2। देखो पार्ट 1 जो हमने पिछली बार लास्ट टाइम डिस्कशन किया था कि लेसन नंबर 1 का वाट, कि क्या, वेयर कहाँ, हाउ कैसे, एंड व्हेन कब, इसके बारे में पिछली बार हमने नॉलेज इकट्ठी की थी। ठीक है, और साथ ही साथ हमने देखा था कि हम जो पास्ट होते हैं उसको कैसे समझ पाते हैं, कि किस प्रकार के पास्ट की हमें नॉलेज इकट्ठी करनी पड़ती है। तो पहले वाले हम देखा था कि किस टाइप के लोग उस टाइम क्लॉथ पहनते थे, किस टाइप के हंटर एंड गैदरर वगैरह, फार्मर वगैरह, प्रीस्ट वगैरह, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिशियन, ये सब कहाँ और कैसे रहते थे और वो क्या काम करते थे, म्यूजिशियन क्या करते थे, साइंटिस्ट क्या करते थे, बच्चे किस प्रकार के गेम उस समय खेलते थे, उनके बारे में हमने नॉलेज इकट्ठी की थी। तो पास्ट हम इसीलिए पढ़ते ताकि हमें ओल्ड जो हमारी एज निकल गई है उसके बारे में नॉलेज हो जाए। फिर उसके बाद देखिए हमने एक हेडिंग पढ़ा था, वेयर पीपल लिव, वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे। तो देखो सबसे पहले नर्मदा रिवर के बारे में बताया गया था कि सेवरल थाउजेंड ऑफ ईयर्स, यानी कि बहुत सारे हजारों साल पहले लोग यहाँ पर रहते थे और वो बहुत अच्छे स्किल्ड गैदरर थे। स्किल्ड गैदरर मतलब कि बहुत अच्छे संग्राहक थे, वो बहुत अच्छा गैदरिंग ऑफ फूड कर सकते थे। ठीक है, और उस ज़माने में हमारे इंडिया में चारों तरफ प्लांट भी बहुत ज़्यादा थे, तो वो रूट्स, फ्रूट्स एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्टिंग करके ले आते थे। तो ऐसे गैदरर हमने पिछली बार पढ़े। फिर हमने एक इंडिया का मैप भी देखा था, उस मैप में अलग अलग रिवर्स के किनारे, जैसे कि जो है इंडस रिवर के किनारे, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, इन सब के किनारे हमने लोगों को देखा था और फिर एक लोगों के बारे में स्टडी किया था। और फिर उस टाइम मैंने आपको बताया था कि इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन काफ़ी फेमस सिविलाइजेशन हुई है, और इसी की तरह गंगा वैली सिविलाइजेशन, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर सिविलाइजेशन भी बहुत ही फेमस हुई है। और मैंने आपको पिछली बार बताया था कि ज़्यादातर रिवर वैली के किनारे ही लोग रहे थे, और हमने डायरेक्शंस के बारे में भी बात की थी पिछली बार। और ये देखिए नर्मदा रिवर, जिसके बारे में आपको बताया गया अभी कि नर्मदा रिवर की आसपास लोग काफ़ी टाइम में रहे हैं। ठीक है, ओके। तो पिछली बार हमने सुलेमान, पाकिस्तानी किरथर, सुलेमान और किरथर पर्वत के बारे में, यानी कि किरथर हिल्स के बारे में भी काफ़ी हमने पढ़ा था कि यहाँ के लोग वीट और बार्ले काफ़ी यहाँ पर ग्रो करते थे। ओके, फिर उसके बाद हमने लास्ट टाइम हमने देखा था किस तरह से कि लोग इंडस के जो इंडस रिवर के किनारे आसपास रहने वाले लोग थे, इंडस और उसके ट्रिब्यूटरी के किनारे स्मॉलर रिवर्स के आसपास 4700 ईयर्स पहले लोग यहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। और फिर इसी के किनारे बहुत सारे शहर फ्लोराइश हुए थे, फले फुले थे। मतलब 2500 साल पहले लगभग वो काफ़ी बड़े लेवल पे गंगा के आसपास भी लोग बस गए थे। फिर सी कोस्टल एरिया पे लोग बसना शुरू कर देते हैं। देखो यहाँ पर एक दिखा रखा है, एक साइड में कॉलम हमारे पास फेसिंग पेज, दिस इज़ द मैप ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया के मैप में मतलब आगे दिखाया गया है कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये सारे कंट्री मतलब साउथ एशिया के नेशन कहलाते हैं। और इनके आसपास के नेबर कंट्री अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, म्यांमार, साउथ एशिया में ये कॉन्टिनेंट के आसपास नेबर कंट्री पाए जाते हैं। तो उस समय की बात कर रहे हैं जब उस समय लोग इधर से उधर ट्रैवल किया करते थे। ठीक है, इस स्मॉलर कॉन्टिनेंट में वो बड़े लेवल पे आसपास एक दूसरे के आसपास से जुड़ा हुआ एरिया, हिल और माउंटेन से, तो यहाँ पर वो ट्रैवल किया करते थे, एक दूसरे से व्यापार करते थे। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे गंगा और उसके ट्रिब्यूटरी के आसपास लोग रहे हैं। गंगा, यमुना, सोन, मगध जो कि बहुत बड़ा किंगडम बन गया था। आगे आने वाले लेसन में आप पढ़ोगे कि कैसे बिहार का एरिया एक बहुत बड़ा, एक लार्ज किंगडम में कन्वर्ट हो गया था और बहुत ही फेमस बन गया था। उस समय ये भी दिखाया गया, आपको पिछली बार हमने स्टडी किया था कि लोग इधर उधर हिल और हाई माउंटेन एरिया में क्यों ट्रैवल करते होंगे। तो ज़्यादातर लोग इसलिए ट्रैवल करते होंगे कि वो अपने जीवन के लिए कुछ चीज़ें इकट्ठी करना चाहते थे, जैसे कि फ्लड के टाइम में, ड्रोट, सूखे के टाइम में लोग इधर से उधर आते जाते होंगे। ठीक है, मर्चेंट भी ट्रैवल करते होंगे, कारवां में ट्रैवल किया करते थे उस टाइम में, वो मतलब कारवां ग्रुप के ग्रुप बन जाते थे। और रिलीजियस टीचर इसलिए इधर उधर से ग्रुप जो इधर से उधर जाते थे कि भाई वो एक
धर्म की बातें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके, इसीलिए रिलीजियस टीचर भी इधर से उधर सर्कुलेट होते थे और हिल और माउंटेन एरिया में भी इधर से उधर लोग जाते थे, ठीक है। लेकिन अब ये भी पूछ रहे कि आजकल लोग क्यों ट्रैवल करते हैं। देखो लास्ट अगले वाले पेज में ये भी दिखाया गया कि आज के दिन हम लोग इसलिए ट्रैवल करते हैं कि भाई हम एक दूसरे की जो जॉब का होता है या फिर जो अदर चीज़ों के लिए हम ट्रैवल करते हैं। लेकिन पिछले टाइम में तो लोग, यानी कि एंशियंट टाइम में तो लोग इधर से उधर अपने वर्क की सर्च में या फिर ये कहेंगे भैया फूड की और फॉडर की तलाश में इधर उधर जाते होंगे। तो आज हम पार्ट 1 में अब डिस्कशन करेंगे, पार्ट 2 में डिस्कशन करेंगे नेम्स ऑफ द लैंड, मतलब कि उन स्थानों के नाम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जैसे हम जिस कंट्री में रहते हैं, आवर कंट्री, ठीक है, हमारा जो कंट्री है उसको कई नाम से जाना जाता है। इसको इंडिया भी कहा जाता है, इसको भारत भी कहते हैं, अलग अलग समय में अलग अलग नाम पड़े हैं इसके। तो देखिए इंडिया वर्ड कहाँ से आया ये समझाने की कोशिश। द इंडिया वर्ड कम फ्रॉम इंडस, कि इंडिया वर्ड इंडस रिवर की वजह से आया। इंडस को पहले लोग सिंधु भी कहते थे, सिंधु वर्ड संस्कृत में कहा जाता है, ठीक है, ओके। तो देखिए ये काफ़ी फेमस एरिया था। तो इंडिया वर्ड इंडस रिवर की वजह से आया। जैसे ईरान और ग्रीस कंट्री भी हमारे मैप में दिखाए गए हैं। ईरान कंट्री भी काफ़ी फेमस रहा है, ग्रीस कंट्री भी काफ़ी फेमस रहा है, हमारे मैप में दिखाए गए हैं और मतलब काफ़ी फेमस एरिया रहे हैं। ईरानियन एंड द ग्रीक केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट, ईरानी पब्लिक, ईरानी लोग और ग्रीक कंट्री के लोग जब नॉर्थ वेस्ट साइड से 2005 ईयर पहले यहाँ पर आए तो वो इंडस रिवर के आसपास पहुँच गए थे और फिर उन्होंने ही इस एरिया को हिंदोज, क्या कहा था, हिंदोज और इंडोज कहा था, ठीक है। मतलब उन्होंने इंडिया में इंडस रिवर के आसपास रहने वाले लोगों को क्या नाम दिया, हिंदोज या इंडोज कहा था, ओके। और इस एरिया को जो कि इंडस के आसपास के लोग बसे हुए थे उनको इंडोज या हिंदोज उन्होंने नाम दिया था। फिर देखिए भारत का, इंडिया का भारत नाम भारता वाज यूज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट, कि उन लोगों के लिए नाम भारत यूज़ किया गया था, भारता यूज़ किया गया था जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहा करते थे, ठीक है। हु आर मेंशन इन ऋग्वेदा, ऋग्वेद में ये एरिया दिखाया गया था और ये शब्द जो है ऋग्वेद में यूज़ भी किया गया, भारता, ठीक है, भारता, ए ग्रुप ऑफ पीपल लिव्ड इन नॉर्थ वेस्टर्न एरिया। फिर उसके बाद देखिए द अर्लीस्ट कंपोजिशन संस्कृत, कि ऋग्वेद वैसे सबसे पुरानी कंपोजिशन, सबसे पुरानी कहलाती है, इससे पुराना कुछ भी नहीं है, इससे पुराना कोई वेद है ही नहीं, जो कि 3500 ईयर पहले जो कंपोज किया गया था और वो काफ़ी फेमस था, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला हेडिंग हमारे पास है फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, कि हम अपने इतिहास के बारे में नॉलेज कैसे हमें मिलती है, कैसे हम नॉलेज इकट्ठी करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है देयर आर सेवरल वेज, बहुत सारे तरीके होते हैं पास्ट के बारे में जानने के लिए, बहुत सारे तरीके होते हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, कि हम पास्ट को कैसे ढूंढें। वन इज़ टू सर्च फॉर, एक सबसे बड़ा तरीका होता है कि उसके बारे में तलाश करें, रीड बुक्स को पढ़ें, एंड रिटन लॉन्ग एगो, जो बहुत समय पहले लिखी गई थी। जो बुक बहुत समय पहले लिखी गई, हाथों से उसकी कलाकारी करके उसको लिखा गया, वो मैन्युस्क्रिप्ट्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? मैन्युस्क्रिप्ट कहलाती हैं। बिकॉज दे वर रिटन बाई हैंड, मैन्युस्क्रिप्ट इसलिए क्योंकि वो हाथ से लिखे गए। देखो लैटिन वर्ड दिखा रखा है, एक लैटिन वर्ड मैनू का मतलब होता है हैंड, हाथ से, ठीक है, और लिखी गई है। तो ये जो मैन्युस्क्रिप्ट होती थी, बुक्स वगैरह जो लोग लिखते थे पहले राजाओं के बारे में, ज़्यादातर मैन्युस्क्रिप्ट राजाओं के बारे में लिखी जाती थी, नॉर्मल पीपल के बारे में कोई भी नहीं लिखता था, ओके। तो देखिए दीज आर यूजुअली रिटन ऑन ए पाम लीफ, ये जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट होती थी ज़्यादातर एक पाम के पत्ते पर, पाम लीफ पर लिखी जाती थी। ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क और ए ट्री, या फिर कई बार पत्तों पर ना लिखा जाए तो पेड़ की छाल पे, स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ए ट्री, बार्क का मतलब यहाँ पेड़ की छाल हो गया, छाल होती है ना, उनका स्टेम जो होता है, पेड़ का पत्ता जो होता है उसकी छाल पे लिखी जाती है, तो उन पे ये लिखते थे। और ज़्यादातर कौन सा पेड़ यूज किया जाता था? बिर्च का ट्री ऑफ बिर्च ट्री का जो बार्क है वो यूज किया जाता था, ओके। अब ये बिर्च ट्री कहाँ उगता था? हिमालय में,
ये भी ध्यान रखना। तो दोबारा देख लो इस पैराग्राफ में कि हिस्ट्री को जानने के लिए, इतिहास को जानने के लिए बहुत समय पहले लिखी गई मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ना पड़ता है। और मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब है हाथ से लिखी हुई किताबें, जो लैटिन वर्ड में मनु से आया है। मेनू का मतलब हैंड, बाई, रिटन बाई हैंड। ये किस पे लिखी जाएंगी? पाम के पत्तों पर और बार्क पर, जो कि बार्क पेड़ का छाल होता है, पेड़ के तने से खींचा जाता है, वो बार्क होता है। और ये बार्क यानी कि जो तने के ऊपर जो छाल उसकी ली गई है वो भी बिर्च ट्री से ली जाती थी और वो भी हिमालय से ली जाती थी। ओके, ओवर द ईयर, समय बीतने के साथ मैन्युस्क्रिप्ट्स, बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं हाथ से लिखी हुई बहुत सारी चीज़ें जो हैं वर ईटन बाय द इंसेक्ट, उनको कीड़ों ने खा लिया, वो कीड़ों के थ्रू खा ली गई। सम वर डिस्ट्रॉयड, और कुछ नष्ट हो गई, बट मैनी आर सेव्ड। तो देखो एक यहाँ पे ये स्क्रिप्ट दिखा रखी है, आप देख सकते हो किस तरह एक बार्क पर या एक पत्तों पर लिखी गई है, देख सकते हैं आप। देखो ये देखिए संस्कृत के वर्डों का यूज़ किया गया है बड़े सुंदर ढंग से। और फिर बाद में इसको यहाँ से देखो, यहाँ से है ना, यहाँ से किसी धागे से या किसी कील से उसको जो है इकट्ठा कर लिया गया है। तो देखिए ये सारे वर्ड सिंबॉलिक वर्ड हैं, सारे के क्या है? सिंबॉलिक वर्ड हैं। और ठीक है, इसीलिए आज तक इनको पढ़ा नहीं गया है, आज तक हम इसको पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, तो ये बड़े सिंबॉलिक थे उस समय। ओके, उसके बाद देखिए आगे अब ये पेज जो लिया गया था, एक पाम लीफ पर मैन्युस्क्रिप्ट लिखी हुई है। दिस मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है, ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है वर रिटन 1000 ईयर्स एगो, कि लिखी गई है लगभग 1000 साल पहले। द पाम लीव्स आर कट इनटू पेजेस, कि पाम लीव को पेजेस की तरह पहले कट कर लिया जाता था और फिर इनको बांध दिया जाता था। ठीक है, इनको बांध कर एक बुक बना ली जाती थी। देखो बाइंडिंग का निशान भी है यहाँ पे, ये बाइंडिंग यहाँ पर की जाती थी। तो इनको बांध देते थे। टू सी ए बिर्च बार्क मैन्युस्क्रिप्ट, आइए देखें एक बिर्च ट्री का एक मैन्युस्क्रिप्ट है जो कि बार्क से बनाया गया, मतलब कि छाल से बनाया गया। बिर्च ट्री की छाल यानी कि उसकी जो छलन होता है छीलने के बाद, उससे बनाया गया। ओके, तो ये हमें समझ आ गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पे, यहाँ देखिए नेक्स्ट पेज पे कि लास्ट पॉइंट हमारा था कि बहुत सारी तो कीड़ों ने खा ली, बट मैनी हैव सर्वाइव्ड, लेकिन कुछ उसमें से बच गई थी जो कीड़ों ने नहीं खाई थी। और इनको फिर जो बच गई उनको प्रिजर्व किया गया, सुरक्षित किया गया। क्या किया गया? सुरक्षित किया गया। इनको सबको सुरक्षित किया गया, टेम्पल्स में इनको सुरक्षित कर दिया गया, मंदिरों के अंदर इनको रख दिया गया। मोनेस्ट्रीज, और बहुत सारे धर्म की जो मोनेस्ट्रीज होती थी, अलग अलग धर्म की, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सब की मोनेस्ट्रीज होती थी, उनके अंदर इनको रख दिया जाता था। द बुक ड्वेल्ट विद ओल्ड काइंड ऑफ सब्जेक्ट, ये बुक जो होती थी वो अलग अलग सब्जेक्ट से भरी होती थी, उसमें धार्मिक विश्वास लिखे होते थे, रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस, और उनको करने के तरीके, अलग अलग धार्मिक विश्वास और उनको करने के तरीके इनमें लिखे जाते थे। ठीक है, द लाइफ ऑफ किंग के जीवन के बारे में लिखा जाता था। भाई इतिहास में कुछ तो लिखेंगे ना भाई उसके बारे में। ओके, मेडिसिन यानी कि दवाइयों के बारे में लिखा जाता था, साइंस विज्ञान के बारे में, ये सब बातें वो लिखते थे। इसके अलावा मतलब कि धार्मिक विश्वास, राजा का जीवन, दवाइयाँ, साइंस, इन सब के अलावा भी बहुत सारी बातें और लिखी जाती थी, जैसे कि कुछ महाकाव्य, जैसे कि कुछ एपिक्स के बारे में, बड़े बड़े काव्यों के बारे में, कविताओं के बारे में, प्ले गेम के बारे में भी वो लिखते थे मैन्युस्क्रिप्ट में। ठीक है, मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, ज़्यादातर ये जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती थी वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी जाती है। बहुत आसान लेसन है, बहुत आसान लेसन है। ठीक है, तो देखिए प्राकृत संस्कृत में लिखी जाती थी, अदर वर इन प्राकृत लैंग्वेज, और कुछ प्राकृत लैंग्वेज में लिखी जाती थी जो कि जनसाधारण आदमी के थ्रू यूज़ की जाती थी। कुछ प्राकृत में होती थी, कुछ संस्कृत में। तो इस तरह से मैन्युस्क्रिप्ट तैयार कर ली जाती थी। और आजकल वो कहाँ पर प्रिजर्व है? टेम्पल्स में, मोनेस्ट्रीज में। वो धार्मिक विश्वास, वो राजा के जीवन की बातें, वो दवाइयों के बारे में ज्ञान, और वो साइंस की नॉलेज, सब कुछ, या एपिक, पोएम, प्ले, सब कुछ जो है स्टोर कर दी गई है। ओके, अब आगे देखिए, वी कैन आल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस, हम इंस्क्रिप्शन भी पढ़ते हैं। पत्थर की मूर्तियों पर कुछ खोद कर लगाई गई बातें, कुछ बनाई गई बातें, उनको इंस्क्रिप्शंस कहा जाता है। तो इंस्क्रिप्शंस, ये देखिए इंस्क्रिप्शन लिखी गई है सारी की सारी, आप देख सकते हो ये पत्थरों पर कैसे इंस्क्रिप्शन बनाई गई है। ये सब इंस्क्रिप्शंस है। ठीक है, ये सब क्या है? इंस्क्रिप्शंस है, ये देखिए, है ना। तो ये सब है। तो देखिए अब यहाँ पर वी कैन स्टडी इंस्क्रिप्शंस, दीज आर
राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस। ये जो लिखा जाता था ये बहुत ही हार्ड सरफेस, पत्थर जैसी चीज़ों पर होता था, सच एज स्टोन और मेटल, या तो पत्थर पे या फिर किसी धातु पर लिखा जाता था, कॉपर है या फिर मेटल है, जो भी मेटल होती है उस पर लिखा जाता था। समटाइम कई बार किंग्स गोट देयर ऑर्डर, कई बार तो राजा भी आदेश देता था तो वो भी इंस्क्राइब करा दिए जाते थे पत्थरों पर। भाई सोसाइटी में रूल रेगुलेशन बनाना, सोसाइटी में कैसे पब्लिक रहेगी, उन सब के बारे में सब लिख कर चौक के बीचों बीच या फिर किसी राज्य के बीचों बीच उन पत्थरों को गाड़ दिया जाता था जिन पे राजा के आदेश लिखे जाते थे। एंड रीड, फिर पब्लिक उसे रीड करती थी और ओबे करती थी और उसको पालन करती थी। देयर आर अदर काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शंस, कुछ अलग अलग प्रकार की और इंस्क्रिप्शंस पाई गई है। वेयर मैन एंड वुमेन, जहाँ पर आदमी और औरत, इंक्लूडिंग किंग एंड क्वीन, जिसमें राजा भी हो गया और रानी भी हो गई। ठीक है, उन्होंने अपनी बातें वहाँ पर लिखवाई। व्हाट दे डिड, कि वो क्या किया करते थे, उनको क्या पसंद था क्या पसंद नहीं था। फॉर एग्जाम्पल किंग्स आल्सो केप्ट रिकॉर्ड विक्टोरियस बैटल, किंग अपनी जो लड़ाइयाँ थी उसके जीवन की, उन जिनमें बहादुरी से उन्होंने काम लिया और एरिया जीता, उनके बारे में भी कई बार वो लिखवाते थे। कैन यू थिंक ऑफ एन एडवांटेज, क्या तुम सोचते हो ऑफ राइटिंग, एडवांटेज ऑफ राइटिंग ए हार्ड सरफेस, कि आप क्या सोचते हो कि एक हार्ड सरफेस पे कुछ लिखने से क्या फ़ायदा होगा। डेफिनेटली हार्ड सरफेस पे लिखा गया जो ना तो उसको कीड़े खाएंगे और वो काफ़ी टाइम तक सुरक्षित रह सकता है। ठीक है, एंड वाट कुड हैव बीन डिफ़िकल्ट, और क्या उसमें से मुश्किल होती है। तो इसको लाना ले जाना मुश्किल होता है भाई, कीड़े नहीं खाते, बाकी चीज़ें ख़राब नहीं होती जल्दी से, लेकिन पत्थरों को इधर से उधर लाने जाना मुश्किल होता है। देखो यहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन दिखाई गई, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल भी आपको दिखाई गई है। एंड ओल्ड इंस्क्रिप्शंस, सबसे जो पुरानी एक इंस्क्रिप्शन इनको मिली है पत्थर पर लिखी हुई चीज़ें। ठीक है, इंस्क्रिप्शन जिसकी डेट लगभग 2250 साल पहले की है, यानी कि 250 ईयर्स एगो, इतने साल पहले की एक इंस्क्रिप्शन हमें मिली है कंधार से, जो कि अफगानिस्तान में है। वहाँ से हमें इंस्क्रिप्शन मिली। इट वाज इंस्क्राइब एन ऑर्डर ऑफ ए रूलर, एक राजा जिसका नाम अशोक था, उसने ये इंस्क्रिप्शंस लिखवाई थी कंधार में, अफगानिस्तान के आसपास। इसका मतलब ये हुआ कि अशोक का राज्य अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। यू विल रीड अबाउट हिम चैप्टर, ठीक है, चैप्टर नंबर 8, अशोका के बारे में हम चैप्टर नंबर 8 में खूब पढ़ेंगे। व्हेन वी राइट एनीथिंग, जब हम कुछ चीज़ें लिखते हैं, वी यूज़ ए स्क्रिप्ट, तो हमें एक स्क्रिप्ट बनानी पड़ती है, एक लैंग्वेज बनानी पड़ती है। स्क्रिप्ट कॉन्सिस्ट लेटर और साइन, स्क्रिप्ट में शब्द भी हो सकते हैं और साइन भी हो सकते हैं। व्हेन वी रीड व्हाट इज़ रिटन, जब हम पढ़ते हैं कि क्या लिखा गया या क्या बोला गया है, वी यूज़ ए लैंग्वेज, तो हमें एक लैंग्वेज लिखनी पड़ती है और हर एक लैंग्वेज की अपनी एक स्क्रिप्ट बन सकती है। ठीक है, ओके। दिस इंस्क्रिप्शंस वाज आल्सो इंस्क्राइब इन 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट, कि ये जो इंस्क्रिप्शन लिखी जाती थी इंडिया में अलग अलग कंट्रीज़ में, वो ज़्यादातर 2 लैंग्वेज में लिखी जाती थी। एक तो ग्रीक, ये देखिए ग्रीक ऊपर टॉप से ग्रीक, और उसके बाद में ग्रीक के बाद में अगला जो है ग्रीक के अलावा, ये देखिए अगला जो है ग्रीक के अलावा एरामेनिक, ठीक, एरामेइक, ग्रीक और एरामेइक, इन 2 भाषाओं में उस समय इंस्क्रिप्शन लिखी जाती थी, पत्थरों के ऊपर बनाई जाती थी। तो देखिए ये एक आप देख पा रहे हैं, ये इंस्क्रिप्शंस कहाँ की दिखाई गई है। डेफिनेटली ये अब कंधार की, अफगानिस्तान की दिखाई गई है, जो अशोका ने बनाई थी। ओके, अब देखिए आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देयर वर मैनी अदर थिंग्स वर मेड एंड यूज इन द पास्ट, यहाँ पुराने समय में बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती थी और यूज़ भी की जाती थी। ठीक है, हूँ स्टडी द ऑब्जेक्ट कॉल आर्कियोलॉजिस्ट, जो इस तरह की स्टडी करता है वो आर्कियोलॉजिस्ट कहलाता है, यानी कि पुरातत्व शास्त्री कहलाता है। जो इन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ पाए, इनकी लैंग्वेज को समझ पाए, इनमें क्या लिखा गया है, किस प्रकार के आदेश लिखे गए हैं, उनको जो समझ पाए वो आर्कियोलॉजिस्ट होता है, पुरातत्व शास्त्री। तो यही पढ़ पाते हैं उनको। दे स्टडी द रिमेन ऑफ बिल्डिंग, वो पुरानी बची हुई बिल्डिंगों के जो बचे हुए पार्ट है उनको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। मेड ऑफ स्टोन, जो पत्थरों से बने हैं, ब्रिक यानी कि ईंटों से बने हुए, पेंटिंग्स उनसे बने हुए हैं, स्कल्पचर यानी कि जो मूर्तियाँ होती है पत्थर की या तांबे की, उनके बारे में लिखा होता है। ठीक है, दे आल्सो एक्सप्लोर, वो ये भी ढूंढने की कोशिश करते हैं, एक्सक्यूवेट बिग अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, कि वो अर्थ के अंदर क्या चीज़ें पड़ी हुई है, क्या चीज़ें छुपी हुई है, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि टूल्स, वो टूल्स ढूंढते हैं, वेपन्स, हथियार, मटके,
पान्स, ठीक है, यानी कि जो बर्तन खाने के होते हैं वो, ऑर्नामेंट मतलब ज्वेलरी, ठीक है, इसके अलावा कॉइन्स, ये सब वो ढूंढने की कोशिश अर्थ के अंदर से करते हैं। कौन करते हैं? एक्स आर्कियोलॉजिस्ट, ये देखिए पुरातत्व शास्त्री, ओके, वो ढूंढते हैं इन सबको। ओके, उसके बाद देखिए आगे, सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट मे बी मेड ऑफ स्टोन, इनमें से जो कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो पत्थरों के बने होते हैं। सम अदर ऑफ बोन, कुछ हड्डियों से बने होते हैं। बेक्ड क्ले और मेटल, या फिर वो पकी हुई ईंटों के बने होते हैं, या फिर देखा जाए तो वो धातुओं से बने होते हैं। तो कई प्रकार के ऑर्नामेंट यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ओके, आगे देखिए, ऑब्जेक्ट दैट मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंस यूज एंड सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम। और डेफिनेटली ये बात सही है कि कोई चीज़ें जो कि मतलब कि किसी मेटल से या हार्ड पत्थर पर बनाई गई है, इंस्क्राइब किया गया है, तो वो हज़ारों साल, 100 साल या उससे भी ज़्यादा टाइम तक वो ख़राब नहीं होता। ओके, तो ये चीज़ें हमने इसमें पेज में पढ़ा कि किस तरह से लोग इधर उधर किस प्रकार की बुक्स वगैरह छापते थे या फिर किस प्रकार का मटेरियल उनमें लिखा जाता था। उसके बाद देखिए आगे ये वाला पेज, इसमें देखिए एक लेफ्ट में एक पोर्ट, एक मटका दिखाया गया है। फ्रॉम एन ओल्ड सिटी, एक पुराने शहर से हमें मिला। पोर्ट लाइक दिस, इस प्रकार के मटके 4700 साल पुराने, कमाल हो गया भाई, इतने साल पुराने मिट्टी के मटके आज तक फेमस रहे हैं। ठीक है, ओके, राइट में एन ओल्ड सिल्वर कॉइन, ठीक है, ये देखिए पुराना एक सिल्वर का सिक्का जो उसमें बनाया जाता था, राजा की मोहर और लगाते थे इस पे। कॉइन सच एज वन वर यूज फॉर अबाउट 2500 ईयर्स, की 2500 साल पहले इस प्रकार के सिक्के यूज़ किए जाते थे। वाट वेज इन कॉइन डिफरेंट फ्रॉम द वंस वी यूज टुडे, कि भाई आज का जो कॉइन है बिल्कुल ही बदल गया है। पुराने ज़माने के जो कॉइन होते थे उनके अंदर आप देखोगे कि ज़्यादा अलग प्रकार की चीज़ें, मतलब वज़न भी ज़्यादा और भी बहुत सारी चीज़ें उनमें क्लियर होती थी। ठीक है, तो आज के टाइम में और उस टाइम में काफ़ी अंतर हो गया है। देखिए अब सिक्के आप देख पा रहे हैं, कॉइन्स है अलग राजाओं के। ठीक है, उसके बाद देखिए आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि पुरातत्व शास्त्री जो होता है, आल्सो लुक फॉर बोन्स, उनको हड्डियों के अवशेष भी चाहिए आर्कियोलॉजिस्ट को, ऑफ एनिमल, जो जानवरों के हों, या बर्ड्स जो पक्षियों के हो, या फिश उनके हो, तो वो उन चीज़ों को उनके अवशेष ढूंढने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इस तरह से चीज़ें होती है। तो देखिए द फाइंड आउट व्हाट पीपल्स एट, वो ढूंढने की कोशिश करते हैं लोग पुराने टाइम में क्या खाते थे। इन द पास्ट, पुराने समय में। प्लांट रिमेन सर्वाइव, कि प्लांट इतने साल तक जिंदा कैसे रह गए। फॉर मोर रेयरली, कि अगर वो बहुत ही कम थे और बहुत ही बढ़िया पेड़ थे तो जल्दी ख़त्म कैसे हो गए। ठीक है, ओके, तो इस तरह से हम इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। ओके, आगे देखिए, प्लांट रिमेन सर्वाइव फार प्लांट रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली, ठीक है, कि प्लांट बहुत दिनों तक जो है सर्वाइव नहीं कर सकते। इफ़ सीड ऑफ ग्रेन और पीसेज ऑफ वुड्स हैव बीन बर्न्ड, अगर उनका सीड्स का जो पार्ट है वो, या फिर उनके जो पीस ऑफ वुड, लकड़ी का टुकड़ा अगर वो जला दिया जाए तो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। डू यू थिंक क्लॉथ इज़ फाउंड फ्रिक्वेंटली एंड बाई आर्कियोलॉजिस्ट, जो हमारे पुरातत्व शास्त्री आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनकी वजह से ही आज हम, ठीक है, सर्वाइव कर पा रहे हैं और क्लॉथ वगैरह एडजस्ट कर पा रहे हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही बेटा। पार्ट 1 में, पार्ट 2 में हमने इतना ही सीखा। तो आई थिंक आपको ये समझ आया होगा कि किस तरह से कोई जगह का नाम दिया जाता है और कैसे उन चीज़ों को ढूंढा जाता है। इंडिया का नाम कैसे पढ़ा, और फिर ये इंस्क्रिप्शंस और मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में हमने पढ़ा। एक आर्कियोलॉजिकल जो होते हैं, यानी कि जो आर्कियोलॉजी के डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं, वो बिल्कुल इन चीज़ों के ऊपर पूरा ध्यान देते हैं। ठीक है।